नमस्कार। बीएड प्रथम वर्ष से हमारा पाठ्यक्रम से परिभाषा और इसके अंतर्गत हम लोग भाषा विकास की बात कर रहे थे। भाषा विकास के अंतर्गत हमने देखा कि विभिन्न अवस्थाओं के अंतर्गत भाषा का विकास बालक के अंतर्गत किस आधार पर होता है, वो प्रक्रिया के बारे में हम लोगों ने जाना था। आज हम लोग बात करेंगे उच्चारण दोष। तो ये उच्चारण दोष है वो विभिन्न प्रकार से होते हैं। अगर हम उदाहरण लें तो वर्णमाला का, तो वर्णमाला का जो शुद्ध उच्चारण है वो उत्तर प्रदेश में बिल्कुल स्पष्ट रूप से होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें राजस्थान की, तो का, क को का, क को की, इस प्रकार से बोला जाता है। तो उच्चारण में लिखित रूप जो मौलिक रूप होता है वो तो हमारे पास सही होता है, लेकिन उच्चारण संबंधी त्रुटियां हर क्षेत्र में पाई जाती है। तो ये क्षेत्रीय प्रभाविता के कारण होता है, मतलब कि विभिन्न प्रकार के क्षेत्रीय भाषा के प्रभाव के कारण होता है। इसके अलावा भौगोलिक वातावरण के आधार पर भी कहीं कहीं पर जो शुद्ध उच्चारण नहीं होता है। तो विभिन्न कारणों के कारण उच्चारण में दोष उत्पन्न हो जाता है, और ये उच्चारण दोष है वो लगातार चलता ही रहता है, क्योंकि जो शिक्षक है उसमें ये कमी पाई जाती है, तो विद्यार्थियों के अंतर्गत भी ये कमी देखने को हमें मिलती है। एक ही भाषा बोलने वाले लोगों में क्षेत्र के अनुसार उच्चारण भेद आ जाते हैं। ठीक है, एक ही भाषा बोलने वाले जो लोग होते हैं, तो क्षेत्र के मतलब जैसे यहाँ पर भी हिंदी बोली जा रही है, जैसे कि हम बात करें हिंदी की, तो 10 राज्यों में हिंदी बोले, भारत के 10 राज्यों में हिंदी बोली जाती है। उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, ठीक है, राजस्थान है, बिहार है, मतलब कि यहाँ पर हिंदी बोली जा रही है। लेकिन हिंदी तो बोली जा रही है, लेकिन वहाँ की जो स्थानीय भाषा है उसके प्रभाव के कारण हिंदी का जो रूप है वो विकृत रूप हमें देखने को मिल रहा है, यानी कि वहाँ पर उच्चारण से संबंधित दोष पाए जाते हैं। आइए हम उच्चारण दोषों की बात करते हैं। तो कारण कौन कौन से हो सकते हैं इन उच्चारण दोष के कारण, तो कारणों की चर्चा करते हैं। पहला कारण है पारिवारिक तथा सामाजिक वातावरण का प्रभाव। सबसे पहला कारण ये माना गया है कि परिवार या समाज में निहित जो व्यक्ति होते हैं, जिनकी भावनाओं विचारों को व्यक्त करने का जो माध्यम भाषा है, उस भाषा के कारण भी जो उच्चारण है उसमें दोष उत्पन्न हो जाते हैं। फिर है उच्चारण में असावधानियां। उच्चारण में असावधानियां मतलब कि उच्चारण करने से पूर्व पहले ये ध्यान दिया जाता है कि जो हमारा उच्चारण है वो स्पष्ट है या नहीं है। इस हेतु शिक्षक भी प्रयासरत रहता है, अभिभावक है वो भी नियमित रूप से विद्यार्थियों को मतलब अपने बालकों को प्रयास करवाते हैं शुद्ध उच्चारण का। लेकिन जब उसमें असावधानियां देखने को मिलती है, सावधानियों को नहीं अपनाया जाता है, तो उच्चारण में विभिन्न प्रकार के दोष उत्पन्न हो जाते हैं। अगला है वर्णों का गलत उच्चारण। सर्वप्रथम जो वर्ण उच्चारित करवाए जाते हैं उन्हीं का प्रारंभ में अगर अध्यापक ध्यान नहीं देता है तो विद्यार्थी वर्णों को उच्चारण गलत प्रकार से करते हैं, और यही उनके भाषा के अंतर्गत वो अपना लेते हैं, जिससे कि भाषा के अंतर्गत या उच्चारण के अंतर्गत दोष उत्पन्न होते हैं। फिर है अक्षरों और मात्राओं के ज्ञान का अभाव। मात्राओं का उचित अभ्यास नहीं करवाने के कारण विद्यार्थियों के अंतर्गत अक्षरों का जो उच्चारण है वो भी वो सही नहीं कर पाते हैं, और ना ही वो मात्राओं को सही प्रकार से पढ़ पाते हैं। इस कारण से भी उच्चारण में दोष आते हैं। फिर है देश, प्रांतीय अथवा क्षेत्रीय भेद। देश, प्रांतीय एवं क्षेत्रीय भेद।
स्थानीय प्रभाव के कारण कभी कभी भाषा के अंतर्गत प्रांतीय या क्षेत्रीय प्रभाव देखने को मिलता है। इसके कारण हम राजस्थान की बात कर ले तो श को ह और च को स बोलने की प्रवृत्ति हमारे राजस्थान में पाई जाती है। फिर है भौगोलिक परिस्थितियाँ। भौगोलिक परिस्थितियाँ, भौगोलिक परिस्थितियों के अंतर्गत ये हम कह सकते हैं कि कहीं पर वातावरण भौगोलिक स्थिति ऐसी होती है कि गर्मी अधिक पड़ती है तो इंसान है वो अपना जो फेस है उसको हमेशा कवर किए हुए रहते हैं, बांधे हुए रहते हैं, जिससे कि गला घुट जाता है। गला मतलब कि गले में जो कपड़ा बंधा होता है उस कारण से आवाज़ है वो थोड़ी विकृत हो जाती है, उच्चारण है वो विकृत रूप हमें देखने को मिलता है और वही विकृत रूप भाषा के अंतर्गत स्वीकार कर लिया जाता है। इसलिए भौगोलिक परिस्थितियों के कारण भी आवाज़ का बैठना या फिर विभिन्न प्रकार के कारण हो सकते हैं। भौगोलिक वातावरण के कारण ये सारी परेशानियां उत्पन्न होती है। फिर है शारीरिक अंगों का विकार। शारीरिक अंगों का विकार, शरीर के अंगों के विकार के कारण भी, मतलब कि शरीर में कोई प्रॉब्लम होती है, अगर हम ये कहें कि किसी के टंग पे प्रॉब्लम है तो तब भी जो भाषा वो स्पष्ट नहीं निकलती, इससे हकलाना, रुकना, ये सारी समस्याएं हो सकती है। फिर है आत्मविश्वास की कमी। आत्मविश्वास की कमी, आत्मविश्वास की कमी के कारण भी जो उच्चारण है वो ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है और वही उच्चारण दोष का कारण बन जाता है। फिर है उच्चारण के साधारण नियमों का ज्ञान न होना। उच्चारण के साधारण नियमों का ज्ञान न होना। उच्चारण के जो साधारण नियम होते हैं, जैसे कि हम लोग बोलते हैं अ, आ, ई, तो ये सारे जो नियम है वो अध्यापक ही विद्यार्थियों को समझाता है। तो ये नियम, साधारण नियम को ज्ञान अगर अध्यापक को भी नहीं होता है तो विद्यार्थियों को भी वो इसका ज्ञान नहीं कर पाते हैं, केवल एक पाठ्यक्रम पूर्ण करने तक ही वो सीमित रहते हैं। इसी कारण उच्चारण के साधारण नियमों का ज्ञान न होने के कारण ये उच्चारण में दोष उत्पन्न हो जाता है। इसके अलावा सुर एवं बलाघात का अनुचित प्रयोग। सुर एवं बलाघात का अनुचित प्रयोग। सुरों का सही ज्ञान न होने के कारण और शब्दों वाक्यों के अंतर्गत किन शब्दों पर ज़्यादा बल देना है, किन पर कम देना है, ये ज्ञान नहीं होने के कारण भी उच्चारण में दोष उत्पन्न होता है और जो अभिव्यक्ति है वो सही नहीं हो पाती है। इसके बाद आखिरी है ध्वनियों का सही ज्ञान ना होना। ध्वनि का सही ज्ञान न होना। अगर हम ध्वनि और वर्णों की बात करते हैं तो विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ विभिन्न तरह से उच्चारित होती है। अगर हम स्थान के आधार पर अगर ध्वनि, स्वर ध्वनियों की बात करते हैं या व्यंजन ध्वनियों की बात कर रहे हैं तो प्रयत्न के आधार पर बात करते हैं। इसके अलावा व्यंजन के अंतर्गत भी विभिन्न प्रकार, स्पष्ट है, स्पष्ट संघर्षी है, नासिक्य है, लुंठित है, विभिन्न प्रकार के वर्ण होते हैं। तो उनका उच्चारण कहीं पर नासिक से, मतलब नाक से ऊपर निकलता है, कहीं पर जीभ लुढ़कती है। मतलब विभिन्न प्रकार के उच्चारणों के जो ध्वनि के नियम है उनको स्वीकारना होता है। यदि उन नियमों का ज्ञान नहीं होता है तो जो उच्चारण है वो सही ढंग से नहीं हो पाता है। तो इस प्रकार से विभिन्न दोष हमने देखे, इनके कारण जो उच्चारण है वो सही ढंग से नहीं हो पाता है। अब इनके कुछ निराकरणों की हम लोग बात कर लेते हैं कि ये जो उच्चारण दोष उत्पन्न हो रहे हैं इसका निराकरण किस प्रकार संभव है। तो क्योंकि ऐसी स्थिति भविष्य में भी कक्षा के अंदर पढ़ाते समय आ सकती है, तो किस प्रकार उच्चारण दोषों को निवारण किया जाए। तो उच्चारण दोष का निराकरण, दोषों का निराकरण, उच्चारण दोषों का निराकरण। इसके अंदर पहला है छात्रों से शुद्ध उच्चारण का अभ्यास कराना। शुद्ध उच्चारण का अभ्यास
कराना। अध्यापक है वो विद्यार्थियों से शुद्ध उच्चारण का अभ्यास नियमित रूप से करवाता रहे, तब इस ये उच्चारण संबंधी दोष है वो नहीं आएंगे। दूसरा है अध्यापक को अपना उच्चारण शुद्ध करना। अध्यापक को अपना उच्चारण शुद्ध करना, इसीलिए अध्यापक का उच्चारण शुद्ध हो, इसीलिए हम लोग देते हैं प्रशिक्षण संस्थाओं में लैंग्वेज लैब की व्यवस्था होती है। और इन लैंग्वेज लैबों के माध्यम से जो अध्यापकों के अंदर उच्चारण दोष निहित होता है उसकी समाप्ति की जाती है। और अध्यापकों को, क्योंकि जो हम लोग करते हैं, जो हम, क्योंकि हमारी भाषा अब इस एज पर अगर एक अध्यापक बनने की कैटेगरी में आते हुए एक अध्यापक है वो ये समझ लेता है कि जो मैं कह रहा हूँ वो सही है, लेकिन कहीं पर हो सकता है वो उच्चारण उनके अंतर्गत दोष है। और क्योंकि अध्यापक ने कभी अपनाया ही नहीं इस चीज़ को, तो उनको पता चलता भी नहीं कि मेरे अंदर दोष कौन सा है। तो प्रशिक्षण के काल के दौरान भी उनके इन उच्चारण दोषों को भी हटाया जा सकता है। तो अध्यापक है वो अपना उच्चारण शुद्ध करना चाहिए, तो ये दोष नहीं आएंगे। फिर है छात्रों द्वारा ध्वनि तत्वों को, छात्रों द्वारा ध्वनि तत्वों से परिचित होना। छात्रों ध्वनियों का जो उच्चारण है, ध्वनि के जो तत्व हैं, उनसे अगर विद्यार्थी है वो अवगत हो जाएंगे या परिचित हो जाएंगे, तब शुद्ध उच्चारण की अपेक्षा रहेगी, यानी जो ध्वनि का जो अशुद्ध उच्चारण हो रहा है उसको हम समाप्त कर सकते हैं। फिर है उच्चारण प्रतियोगिताएं आयोजित करके, उच्चारण प्रतियोगिताएं आयोजित करके। एक अध्यापक है वो उच्चारण संबंधी प्रतियोगिताएं कक्ष में, बाल सभा में, विभिन्न प्रकार के जो हमारे समय समय पर शैक्षिक ऐसी गतिविधियां होती है उनके अंदर इन प्रतियोगिताओं को आयोजित करें, जिससे कि बालक है प्रतियोगिता के माध्यम से ही उच्चारण के अपना जो दोष है उसको कम कर सके। फिर है उच्चारण के नियमों का ज्ञान कराता, उच्चारण के नियमों का ज्ञान कराता है। अध्यापक है वो विद्यार्थियों को उच्चारण से संबंधित विभिन्न नियमों का ज्ञान कराए, जिससे कि बालक है उन नियमों को जानते हुए अपना उच्चारण शुद्ध कर सके। फिर है हिंदी की जो कठिन ध्वनियां हैं, हिंदी की कठिन ध्वनियों का अभ्यास कराएं। हिंदी के अंतर्गत विशेष जो क्लिष्ट शब्द हैं, जिसके अंतर्गत विद्यार्थियों को जो ध्वनियों में हमेशा दिक्कतें आती है, परेशानियां आती है, तो वो सारी ध्वनियां हैं अध्यापक है उनका अभ्यास कक्षा के अंतर्गत विद्यार्थियों को कराए। फिर है समास, संधि, प्रत्यय से बने शब्दों का ज्ञान। जब समास शब्दों में निहित समास, संधि या प्रत्यय विद्यार्थियों को बताई जाएगी, मतलब टुकड़े करके बताए जाएंगे, तो विद्यार्थी उनका अर्थ भी समझेंगे और उसका जो उच्चारण है वो भी सही तरीके से समझ पाएंगे। फिर है अनुकरण वाचन करवाना, अनुकरण वाचन करवाना। कक्षा में अध्यापक अपने आदर्श वाचन के पश्चात विद्यार्थियों से अनुकरण वाचन करवाता रहेगा, तब विद्यार्थियों के अंतर्गत जो अशुद्धि है उसका संशोधन किया जा सकता है। इसके अलावा वाक दोषों का निदान या उपचार, वाक दोषों का उपचार व निदान। बोलने से संबंधित जो हकलाना, रुक रुक कर बोलना, ये सब चीज़ें अगर कोई बोलता है टक बोलता है या फिर कोई स्पीडली बोलता है कि, तो ये सारे दोषों को दूर करवाया जा सकता है अभ्यास के द्वारा। और अगर ये कहे कि उसका उचित समय पे उपचार करा दिया जाएगा तो ये दोष बालक के अंतर्गत विकसित होंगे ही नहीं। तो उच्चारण का दोष, ये वाद संबंधी जो दोष पाए जाते हैं या ये बीमारियाँ पाई जाती है, इनका समय पर उपचार करवाकर इसे समाप्त किया जा सकता है। फिर है शैक्षिक शैक्षिक गतिविधियों के माध्यम से, शैक्षिक सह शैक्षिक गतिविधियों के माध्यम से
शैक्षिक सह शैक्षिक गतिविधियों को समय समय पर आयोजित करवाते हुए एक अध्यापक है वो विद्यार्थियों के अंतर्गत निहित उच्चारण दोषों को कम कर सकता है, समाप्त कर सकता है और विद्यार्थियों के अंतर्गत जो शुद्ध उच्चारण का वो प्रयास करवा सकता है। इस प्रकार से हम लोग ये कह सकते हैं। या फिर विद्यालय में अगर उपलब्ध हो तो, अगर विद्यालय में संसाधन उपलब्ध हो तो लेग्वाफोन या टैप रिकॉर्डर पाठ योजना द्वारा अध्यापक है इन शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करते हुए भी विद्यार्थियों के अंदर उच्चारण दोषों की कमी कर सकता है। अब लिखिए अपना गृह कार्य प्रश्न। आज हमने जो पढ़े हैं उच्चारण के दोष और उसके निराकरण, तो उसको आप लोग अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें। उच्चारण दोष से क्या तात्पर्य है, इसके दोषों तथा निराकरण को समझाइए। ठीक है, उच्चारण में निहित जो दोष होते हैं उनको बताते हुए आपको निराकरण को भी बताना है। इस प्रश्नों को अपनी उत्तर पुस्तिका में आपको अनिवार्य रूप से लिखना है। और अंत में इस महामारी के दौर में कम से कम ये आवश्यक कार्य होने पर आप लोग घर से बाहर निकलें। बाहर निकलते तो 3 बातों का विशेष ध्यान रखें। मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंस रहें और हाथों को बार बार सैनिटाइज करते रहें। सुरक्षित रहें, सभी का ध्यान रखें। धन्यवाद।